लास्ट क्लास में व्हाट वी डिस्कस्ड, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इन दिस सिचुएशन, ठीक है, व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ कोडिंग, तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है दैट वी नीड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे दूसरी क्लास में यूज करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ यूज, मैंने आपको बताया था एक स्टूडेंट क्लास थी लास्ट क्लास में, जो मैंने बताया था एक स्टूडेंट सपोज क्लास है, और एक मैंने क्लास क्या बनाई थी, एड्रेस क्लास। ठीक है, अब देखिए अगर स्टूडेंट की क्लास के अंदर मैंने सिर्फ एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर लिया है किसी मेथड के अंदर, मान लीजिए कोई मेथड है इसका m1 def m1, एंड इन दिस मेथड व्हाट वी आर डूइंग कि मैंने एड्रेस का ऑब्जेक्ट यूज किया है। ठीक है, यूज किया है और कुछ नहीं किया, सिंपल सा एड्रेस का ऑब्जेक्ट आया, मैंने उसका कोई मेथड या जो मुझे फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी थी, ठीक है, उस वाली क्लास का यूज करके परफॉर्म कर लिया अपनी स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, तो याद रखिएगा किस क्लास को हमने यूज किया है, हमने यूज किया है एड्रेस क्लास को, तो इस क्लास को हम बोलेंगे इट इज दी कंटेंट। ठीक है, ये कंटेंट है, हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, किसमें यूज करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट वाली क्लास में, तो जिसमें आप यूज करेंगे सो दैट इज नोन एज दी कंटेनर। ठीक है, इसमें कंटेनर में यूज करेंगे। तो जब आपने सिर्फ यूज किया है, हमने कोई रेफरेंस होल्ड नहीं किया, हमने एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनाया है, तो अगर ये सारी चीजें करेंगे तो हमने आपको बताया था जो हमारा रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में वो हो जाएगा एसोसिएशन। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था इससे थोड़ा हाई लेवल का रिलेशन मींस बाइंडिंग हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आफ्टर दैट द सेकंड काइंड ऑफ रिलेशन इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, अब एग्रीगेशन में क्या होता था, जो भी ऑब्जेक्ट बाहर से आ रहा है एड्रेस क्लास का, मुझे क्या करना था, एक इसका रेफरेंस, ठीक है, इसका रेफरेंस मुझे स्टूडेंट वाली क्लास में होल्ड करना था। ठीक है, तो मतलब जब भी मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आई विल होल्ड द रेफरेंस ऑफ द एड्रेस क्लास। तो उस केस में हम बोलेंगे क्योंकि भाई हमने रेफरेंस भी अब होल्ड कर लिया है दूसरी क्लास का, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन। और लास्ट वाला क्या होता था, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में क्या होता था कि हम जो अब एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो भी कहां बनाएंगे, दैट वी विल क्रिएट इनसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास, सो दैट इससे बेनिफिट क्या होगा, सो दैट हम इनके बीच में जो बाइंडिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहे हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस केस में इफ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एड्रेस क्लास इनसाइड द स्टूडेंट, तो उस समय क्या होगा, अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो एड्रेस ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट क्लास में देखा था उसको एक बार जल्दी से फिर देख लीजिए, जस्ट ए ओवरव्यू जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो देखिए एसोसिएशन में क्या है, एक ये बार क्लास है सपोज और एक फू क्लास है, तो मैंने बार क्लास का एक ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया, बार क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बाहर कहीं क्रिएट किया होगा और उस ऑब्जेक्ट को हमने यूज कर लिया है इस क्लास में, और विद द हेल्प ऑफ दैट नेम हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक गेट वैल्यू जो इस क्लास के अंदर कोई मेथड होगा उसको कॉलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे दोनों पे बार के और फू के बाहर क्रिएट हुए हैं, तो इस समय अगर फू ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या बार ऑब्जेक्ट रहेगा, हाँ भाई रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बाहर क्रिएट हुआ है। क्या बार ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या फू रहेगा, हाँ भाई वो भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो लाइफ होती है दोनों ऑब्जेक्ट की वो इंडिपेंडेंट होती है। अब देखिए इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो होगा, इससे स्ट्रॉन्ग जो बाइंडिंग होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन में देखिए क्या है, जो बाहर से ऑब्जेक्ट आया है हम उसको यूज तो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हमने फू क्लास के ऑब्जेक्ट में बार क्लास का एक रेफरेंस होल्ड किया है। ये देखिए जो बार क्लास का एक नेम या रेफरेंस हमने होल्ड कर लिया है, तो इस समय क्या होगा, अभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर है, तो क्या जब बाहर ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो क्या फू खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो हम बाहर से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें लास्ट वाला जो होता था एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के केस में देखिए अब यहां हमने क्या किया है, जो बार का ऑब्जेक्ट है, देखिए ये लाइन जो मैंने अभी सर्कल करी है, ठीक है, ये वाली लाइन, कि बार का ऑब्जेक्ट भी हम कहां क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द बार क्लास इनसाइड द इनिट ऑफ द फू क्लास। तो क्या होगा, जब भी एक फू क्लास का मेंबर बनेगा तभी बार क्लास एग्जिस्टेंस में आएगा, तभी बार क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर फू ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो फू ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो मतलब इनिट वाला जो भी इनिट के अंदर जो भी चीजें थी वो भी चली जाएंगी। तो इनिट के अंदर देखिए क्या था, एक बार का रेफरेंस था और इसका ऑब्जेक्ट था। तो इस केस में हम बोलेंगे
if the container object is garbage collected, the content will also be the garbage collected. तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती थी जिसको हम लोग बोलते थे पार्ट ऑफ, ठीक है, कि बार इज ए पार्ट ऑफ दी फू क्लास, ठीक है। और क्या हम बोल सकते हैं, हैज ए, हाँ भाई हैज ए भी बोल सकते हैं। अब इसके आगे चल के आपको एक पॉइंट समझना है कि एसोसिएशन और एग्रीगेशन में डिफरेंस क्या है, कि हम एक में रेफरेंस होल्ड करते हैं, एक में रेफरेंस नहीं करते। तो जो मोस्ट ऑफ दी लिटरेचर है, ठीक है, वो कभी कभी इसको सेम भी मान लेते हैं। तो अगर ऑप्शंस में, क्योंकि हम सीक्यू टाइप क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो अगर ऑप्शंस में एसोसिएशन और एग्रीगेशन को अलग अलग लिखा है तब मुझे उस डिटेल में बात करनी है। अदरवाइज आपको क्या याद रखना है, अदरवाइज हमें याद रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं तब हमारा जो रिलेशन होगा वो कंपोजिशन होगा, और अगर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट आपने पहली क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं क्रिएट किया है, मींस जो कंटेनर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर हम कंटेंट वाली ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो नहीं कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारा रिलेशन है उसको हम एसोसिएशन भी बोल सकते हैं या एग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। बट अगर ऑप्शंस अलग अलग हैं तो हमें वो डिफरेंसेस माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो इसका एक बार देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, कुछ ये तीन क्लासेस डिफाइन है, तीन क्लासेस है मेरे सामने। ए फर्स्ट क्लास इज द इंटरव्यूअर, ठीक है, दूसरी क्लास है रिज्यूमे, और जो थर्ड क्लास है, तो चलिए अब देख लेते हैं। अभी आपको मानना है कि भाई ये तीन क्लासेस हैं, ठीक है। अभी पूछा गया है हमें रिलेशन बताना है किसके किसके बीच में, इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट के बीच में, ठीक है। तो इंटरव्यूअर और कैंडिडेट मतलब कहाँ है, तो देखिए इंटरव्यूअर मतलब ऊपर वाली क्लास हो गई और कैंडिडेट मतलब ये लास्ट वाली क्लास हो गई। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो पहले हम पहला पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट में हमने देखा कि जो कैंडिडेट क्लास है वो क्या क्या पैरामीटर ले रही, एक तो कैंडिडेट क्लास में जो इनिट है वो क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, एक तो सेल्फ ले रहा, तो सेल्फ जनरली नेमिंग कन्वेंशन जो होता है, सेल्फ हम लोग जनरली रेफरेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट कैंडिडेट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पैरामीटर होता है। बाकी देख ले क्या नेम और एक्सपीरियंस, क्या नेम और एक्सपीरियंस नाम की कोई क्लास है, नहीं भाई नेम और एक्सपीरियंस नाम की कोई क्लास तो है नहीं, ठीक है। अब हम ये वाली क्लास देख ले इंटरव्यूअर वाली, इंटरव्यूअर में क्या मेथड है, एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है रेट कैंडिडेट, और ये देखिए ये क्या ले रहा है, स्टैटिक के केस में मैंने बताया था कि पैरामीटर पास करना जरूरी नहीं होता है। तो स्टैटिक के केस में देखिए क्या हो रहा है, ये जो पैरामीटर ले रहा है क्या ले रहा, कैंडिडेट ले रहा, ठीक है। तो कैंडिडेट ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पैरामीटर ले रहा है ये इस कैंडिडेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। ये क्या ले रहा है, ये जो पैरामीटर ले रहा है ये कैंडिडेट है, और कैंडिडेट नाम की एक क्लास है, हाँ भाई कैंडिडेट नाम की एक क्लास है। तो हम बोलेंगे भाई ये तो कैंडिडेट वाला ही एक पैरामीटर ले रहा, मतलब ये जो है कैंडिडेट है, इसमें जो पैरामीटर गया है इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कैंडिडेट क्लास, ठीक है। तो उसने उसका ऑब्जेक्ट वाला एज ए पैरामीटर ले लिया है। अब इस पैरामीटर को लेके देखिए इसने क्या किया है, इसने डॉट रिज्यूम किया है, ठीक है। तो वो देखेगा क्या कैंडिडेट क्लास जो कैंडिडेट का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, उसने क्या रिज्यूम नाम का है। तो आपको देखिए पता होगा कि जब कोई बाहर से, अभी ऑब्जेक्ट वाली लाइन यहां लिखी नहीं है बट ऑब्जेक्ट वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी, मान लीजिए सी इज इक्वल टू कैंडिडेट, सी इज इक्वल टू कैंडिडेट, ये हमने कुछ कैंडिडेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा। ऑब्जेक्ट बनाते समय मुझे नेम और एक्सपीरियंस पास करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने पास कर दिया नेम इज इक्वल टू राम और एक्सपीरियंस इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरीके से कर दिया होता, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से कुछ करते तो देखिए इसमें देखिए सेल्फ डॉट रिज्यूम, तो जो ऑब्जेक्ट बनता, ठीक है, उसके अंदर क्या चीजें आती, किसको रिफर कर रहा होता है, बात की चीज है, क्योंकि इसमें ज्यादा वो सब चीजें नहीं करनी, बट ये श्योर है कि सेल्फ डॉट रिज्यूम मतलब एक इसमें रिज्यूम नेम आ जाता, ठीक है, और वो हम किसको दे देते, सी को दे देते। अब वही सी किसको मिल जाएगा, कैंडिडेट को मिल जाएगा। तो कैंडिडेट डॉट रिज्यूमे, तो कैंडिडेट डॉट रिज्यूमे मतलब हम इस वाले रिज्यूम जो नेम है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट डॉट रिज्यूमे इस नेम की बात कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है, रिज्यूम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो रिज्यूम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्या रिज्यूम नाम की एक क्लास है, हाँ भाई रिज्यूम नाम की एक क्लास है। तो अगर अभी हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन दी इंटरव्यूअर और कैंडिडेट क्लास, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि कैंडिडेट का ऑब्जेक्ट इंटरव्यूअर ने होल्ड कर लिया, ठीक है। इंटरव्यूअर ने कोई रेफरेंस नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो ऑब्जेक्ट आया उसको होल्ड करके उसका कोई मेंबर कॉल करके उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अगर सिंपली से इंटरव्यूअर क्लास के अंदर अगर मैं कैंडिडेट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं तो मैं रिलेशन को क्या बोलूंगा, एसोसिएशन, ठीक है। हम रिलेशन को क्या बोल देंगे, एसोसिएशन। बट जैसा मैंने अभी बताया था
कि हो सकता है जो एसोसिएशन है वो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो लिटरेचर है वो एसोसिएशन और एग्रीगेशन को इक्विवेलेंट मान के करते हैं, उतनी माइन्यूट लेवल की डिफरेंसेस नहीं देखते हैं। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, क्योंकि एसोसिएशन ऑप्शन में नहीं है तो हम बोलेंगे भाई ये तो रिलेशनशिप कौन सा है, एग्रीगेशन है। अब एग्रीगेशन देखिए किस में आ रहा है, पहले वाले केस में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो अभी मैं बोलूंगा जो हमारा आंसर है वो बी और डी दोनों ही सही हो सकते हैं, अगर मैंने इंटरव्यूअर और कैंडिडेट क्लास को देखी है। अब क्या इसने बोला है अगला वाला, कैंडिडेट एंड रिज्यूमे क्लास। तो भाई कैंडिडेट और रिज्यूम क्लास को जब आप देखेंगे तो ये तो काफी सिंपल है, इसमें क्लियर हो जाएगा कि कैंडिडेट क्लास के अंदर मैंने रिज्यूम क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी भी क्लास का एक दूसरी क्लास के अंदर, तो इन दिस केस हम बोलेंगे जो कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक रिज्यूम क्लास का हम ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं और उसको होल्ड भी कर रहे हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाते थे तो क्या होता था, वो स्ट्रांगली बाइंडिंग होती थी, और जो रिलेशन होता था हम उसको क्या बोलते थे, कंपोजिशन। तो सी वाला ऑप्शन हम सही नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट अगर ऑप्शन में एसोसिएशन और कंपोजिशन होता तो हम प्रेफरेबली वही पिक करते, ठीक है, बट एसोसिएशन नहीं दिया था, इसलिए हम ऑप्शन को क्या बोलेंगे, एज पर दी गिवन ऑप्शंस वी विल से इट्स ऑप्शन इज बी, दैट इज द एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर होना चाहिए कि कंटेंट क्या है और कंटेनर क्या है। कंटेंट वो है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, और कंटेनर क्या है जिसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं पेजेस, ठीक है, तो पेजेस आर दी पार्ट ऑफ दी बुक, ठीक है, तो हम पेजेस को बोल देंगे ये कंटेंट है, और उसको यूज कौन कर रहा है, एक बुक कर रही है, तो हम लोग बुक को बोल देंगे कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेंट है, ठीक है, इन द सिमिलर वे। तो अब देखिए होल्डर, सबसे पहली क्लास क्या बनी है, होल्डर बनी है, ये होल्डर क्लास है। तो क्या देखिए होल्डर क्लास में मैंने किसी दूसरी क्लास का कोई नेम यूज किया है, नहीं भाई किया ही नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कंटेंट हो जाएगा, इसमें मैंने कोई दूसरी क्लास का नेम यूज ही नहीं किया है। अब प्रोसेसर को देख लेते हैं, क्या प्रोसेसर के अंदर हम ये होल्डर वाली क्लास को यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये होल्डर क्लास यहाँ आ गई है, ठीक है, देखिए ये होल्डर क्लास यहाँ आ गई है, तो भाई ये तो गारंटी है जो प्रोसेसर वाली क्लास होगी ये कंटेनर हो जाएगी, कंटेनर हो जाएगी। तो अब देख लेते जरा ऑप्शन को, होल्डर इज कंटेंट एंड प्रोसेसर इज कंटेनर। हाँ भाई ए पार्ट भी यही कह रहा, रिलेशनशिप की बात बाद में करेंगे। दूसरा ऑप्शन देख लें, होल्डर इज कंटेंट एंड प्रोसेसर इज कंटेनर। अभी तक अगर मैंने कंटेनर और कंटेनर को देखा तो हम बोल रहे हैं भाई 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं इनके रिलेशन की बात करनी होगी कि रिलेशनशिप क्या है, एग्रीगेशन है या कंपोजिशन है। तो देखिए ये वाली लाइन जो अभी मैंने हाईलाइट करी है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल गया भाई तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कहाँ कर रहे हैं, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा तो कर नहीं रहे कि ऑब्जेक्ट बाहर से क्रिएट करके यहाँ आया और मैंने उसे यूज किया हो या उसका रेफरेंस रखा है, नहीं, क्रिएशन भी यहाँ कर रहे हैं। तो क्रिएशन भी अगर आपने यहाँ किया है तो मैं क्या बोलूंगा कि जब भी क्रिएशन हम एक क्लास का दूसरी क्लास के अंदर करेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, जो रिलेशन बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, कंपोजिशन। तो यहां तक मुझे पता चल गया भाई एक और 1 और 2 में ओनली 2 ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। अब तीसरा देख लेते हैं, होल्डर कंट्रोल्स दी लाइफ साइकिल ऑफ दी प्रोसेसर। क्या होल्डर इसकी लाइफ साइकिल कंट्रोल कर रहा, नहीं, होल्डर तो भाई इंडिपेंडेंट है, होल्डर के अंदर हमने प्रोसेसर यूज ही नहीं किया है तो नहीं कर रहा। क्या प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा है लाइफ साइकिल ऑफ दी होल्डर, हाँ भाई बिल्कुल कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके क्रिएशन के लिए मुझे इस स्टैटिक वाले मेथड को कॉल करना होगा, जब तक हम कॉल ही नहीं करेंगे तो ये एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं, तो हम बिल्कुल बोल देंगे जो प्रोसेसर है वो कंट्रोल कर रहा है लाइफ साइकिल ऑफ दी होल्डर। तो बिल्कुल सही, तो इसका हम लोग बोलेंगे 2 और 4। तो अगर हम 2 और 4 देखेंगे तो विच ऑप्शन इज दी करेक्ट, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक ये ग्लोबल नेम स्पेस बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या एक नेम आ जाएगा, कैपिटल होल्डर, ये एक नेम आ गया, ये क्या करेगा या एक्सप्लेन कर रहे हैं देख लीजिए, ये क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, यहां तक बिल्कुल सभी को क्लियर है। इसके अंदर एक इनिट आ जाएगा, पूरा ये आएगा अंडरस्कोर इनिट, मैंने इनिट जस्ट लिख दिया है, ये एक मेथड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। इसके बाद एक दूसरी क्लास भी है, हाँ भाई प्रोसेसर भी है, तो ये भी नेम आ जाएगा प्रोसेसर वाली क्लास, ठीक है। अब ये क्या क्लास क्या करेगी, इसके अंदर भी कुछ नेम्स होंगे इसके नेम स्पेस में, इट इज अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, एक स्वैप नेम होगा, स्वैप,
जो कि एक मेथड ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। अच्छा, और दो ही नेम है सपोज, एक ऐड है, ये भी एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक तो आई थिंक काफी सिंपल है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो ये इनके अंदर के मेथड है वो तब चलेंगे जब हम उन मेथड्स को कॉल करेंगे। जो होल्डर के अंदर इनिट है वो कब चलेगा, जब भी हम इस होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डायरेक्टली देखिए हम कहाँ आ गए, लाइन नंबर 13 में आ गए। तो लाइन नंबर 13 में हम आए, इसने क्या किया, देखिए लाइन नंबर 13 में हमने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू होल्डर। तो राइट साइड से मुझे पता चल गया भाई, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली लाइन है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक ये बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब जब भी आपने बॉक्स क्रिएट किया तो आपको पता होता है एक इसका रेफरेंस तो पास होता ही है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस हमेशा जाता है, तो होल्डर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो चलेगा, और सेल्फ अब यहां आ जाएगा क्योंकि इसका रेफरेंस हमेशा पास होता है। और देखिए मैंने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट पैरामीटर जो सेकंड नेम है डेटा, ये क्या ले लेगा, 20। ठीक है, तो मतलब ये 20 ले लेगा क्योंकि मैंने यहां से कोई पैरामीटर एक्सप्लिसिटली पास नहीं किया था। अब इसके अंदर इसने क्या किया, सेल्फ डॉट डेटा, तो सेल्फ तो अभी इस बॉक्स को रिफर कर रहा, तो इसके अंदर एक ये डेटा नेम बना देगा, और ये किस वैल्यू को रिफर करने लगेगा, तो भाई 20 को करने लगेगा जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। और जब ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये नेम किसको दे देगा, इसका नाम क्या दे देगा, अल्फा, इसका रेफरेंस। देखिए मैं जब रेफरेंस बोलता हूं कई कई समय, तो रेफरेंस मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैं क्या बोलूंगा, रेफरेंस मींस एड्रेस, और वो रेफरेंस किसके पास है, अल्फा के पास है, तो मतलब मैं अल्फा की बात कर रहा हूं। इन दी सिमिलर वे देखिए क्या होगा, एक दूसरी लाइन चले मींस लाइन नंबर 14 चलेगी, इट विल क्रिएट ए न्यूअर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये दोनों इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है होल्डर के। इन दी सिमिलर वे इसको क्या नाम मिल जाएगा, बीटा, और इसके अंदर क्योंकि 50 पास किया है तो अब जो डेटा बनेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। ठीक है, तो ये डेटा बना और इसके अंदर वैल्यू क्या हो गई, 50। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लाइन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से लाइन नंबर 15 में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बताया था स्टैटिक जो मेथड होता है हम लोग उसको क्लास नेम से कॉल करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो लाइन नंबर 15 है, प्रोसेसर डॉट स्वैप, तो ये स्वैप लिखा है तो क्लास नेम से कॉल कर रहे हो, क्या स्टैटिक है, हाँ भाई देखिए स्वैप वाला बिल्कुल स्टैटिक है। तो स्वैप के अंदर हमने दो चीजें पास करी है, 1 और 2। ठीक है, तो 1 मतलब अल्फा वाले की बात कर रहा, तो जो भी पहला पैरामीटर है तो अल्फा मतलब यहां, तो 1 तो यहां हो जाएगा, ये गारंटी है कि जो 1 वाला है 1। ठीक है, जब फंक्शन कॉलिंग होगी ये वाला, सॉरी मेथड कॉल होगा स्वैप वाला, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 इस अल्फा वाले बॉक्स का एड्रेस या रेफरेंस हो जाएगा जहां अल्फा पॉइंट कर रहा। बट यार दूसरा पैरामीटर तो एक पूरी फंक्शन कॉल, ये मेथड कॉलिंग है, प्रोसेसर डॉट ऐड, ये पूरी मेथड कॉलिंग है, तो भाई ये कहां रिफर कर रहा है अभी क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, इस वाले मेथड को कॉल करके देखना होगा कि एक्चुअली में ये क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब हम किस में आ जाएंगे, पहले हम ये जो ब्लू वाला मैंने हाईलाइट किया है कि इसका भाई जब स्वैप कॉल करेंगे तो व्हाट विल बी दी सेकंड पैरामीटर, जो सेकंड पैरामीटर होगा वहां वो हम किसको दे देंगे, फिर इस नेम को दे देंगे 2 को। और पहले मुझे पता चलना चाहिए भाई प्रोसेसर डॉट ऐड क्या कर रहा है, व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो प्रोसेसर डॉट ऐड, क्या प्रोसेसर के अंदर ऐड है, हाँ भाई ऐड है, तो ऐड ये हमने लिखा है, ऐड ये वाला है, ये वाला बॉक्स नीचे वाला पिंक बॉक्स जो छोटा वाला है। तो इसके अंदर अब हमने देखिए क्या पास किया है, 1 और 2 पास किया है, तो 1 मतलब अल्फा और 2 मतलब बीटा। तो अभी इस कॉलिंग के लिए जो ये ऐड के अंदर 1 है वो कहां आ जाएगा, जहां अल्फा पॉइंट कर रहा है, और 2 कहां आ जाएगा, जहां बीटा रिफर कर रहा है। आप देखिए दो पैरामीटर आपने पास किया अल्फा बीटा, तो अल्फा 1 को मिल जाएगा और बीटा किसको मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा। और हम अभी है किसके नेम स्पेस में, ऐड की नेम स्पेस में, मतलब हम यहां हैं। अब देखिए यहां पहली लाइन क्या लिखी, लाइन नंबर 10, होल्डर इज इक्वल टू होल्डर, तो मतलब इस क्लास में हम एक होल्डर नेम क्रिएट करना चाह रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ इट ये क्या है, तो यहां भी हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है होल्डर क्लास का। ठीक है, ये नया इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है ऑफ दी होल्डर क्लास। ठीक है, ये नया एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है ऑफ दी होल्डर क्लास। ठीक है, अभी जब नया इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गया है तो क्या होगा, फिर से होल्डर का इनिट चलेगा, एंड क्योंकि हमने पैरामीटर पास नहीं किया है तो इसके अंदर एक डेटा आ जाएगा और इसकी वैल्यू को ये क्या कर देगा, 20 कर देगा। ठीक है, ये लाइन नंबर 10 अभी हमने लिखा है, 10 एग्जीक्यूट हुआ है, लाइन नंबर 10, सॉरी लाइन नंबर 10। इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, होल्डर डॉट डेटा, क्या होल्डर के अंदर कोई डेटा है, अब देख सकते हैं भाई होल्डर के अंदर डेटा है जिसकी करंट वैल्यू क्या है, 20। अब हमने इसको कर दिया है 1 डॉट डेटा प्लस 2 डॉट डेटा, तो 1 डॉट डेटा, 1 का डेटा क्या है 20,
और 2 का डेटा क्या है, आप देख सकते हैं फिगर में, 2 का डेटा 50 है, तो 20 प्लस 50 मतलब हम 70 कर दे रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, ये जो डेटा होगा ये एक 70 वाले बॉक्स को रिफर करने लगेगा। 20 अब हट जाएगा, 70 वाले बॉक्स को रिटर्न रिफर करने लगेगा। तो ये हो गया लाइन नंबर 11 से। लाइन नंबर 12 में व्हाट वी आर डूइंग, रिटर्न होल्डर। तो होल्डर किसको रिफर कर रहा भाई, ब्लू वाले बॉक्स को। तो ब्लू वाला बॉक्स यहां आ जाएगा, देखिए ब्लू बॉक्स ये रिटर्न कर रहा, ठीक है। तो मतलब ब्लू बॉक्स का एड्रेस रिटर्न कर देगा। अब हम ब्लू बॉक्स का एड्रेस रिटर्न कर दे रहा है, तो अब हम किस में आ जाएंगे, स्वैप में आ जाएंगे। अब स्वैप में मुझे पता चल गया भाई अल्फा क्या है, अल्फा ये पिंक वाले बॉक्स की बात कर रहा, और जो प्रोसेसर डॉट एड ये पूरा क्या है, ये एक्चुअल में ब्लू वाले बॉक्स का रेफरेंस है। तो इसने ब्लू वाला बॉक्स का जो रेफरेंस है वो रिटर्न कर दिया, और वो रिटर्न करके हमने किसको दे दिया, 2 को दे दिया। तो मतलब अब 2 कहां आ गया, यहां आ गया जहां होल्डर रिफर कर रहा, जहां होल्डर पॉइंट कर रहा, यहां आ गया। अब देखिए हमने इसके अंदर किया क्या है, तो भाई ये पता है आपको, 1 यहां है 2 यहां है, 1 डॉट डेटा कॉमा 2 डॉट डेटा इज इक्वल टू 2 डेटा 1 डेटा। मतलब पाइथन में अगर a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए लिखते हैं मतलब ये स्वैपिंग की लाइन होती है, ठीक है। तो जो d का कंटेंट है वो a के पास आ जाएगा, जो a का कंटेंट है वो b के पास आ जाएगा, मतलब स्वैप हो जाएंगी वैल्यू। तो स्वैप हो जाएंगी वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये जो ये था डेटा, ठीक है, वो एक 70 वाले को रिफर करने लगेगा, और जो ये है ये 20 वाले को रिफर करने लगेगा, ठीक है। एक्चुअल में वो रेफरेंस यहां दे देगा 20 वाले को, या मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये फिगर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि जब छोटी वैल्यू नेम स्पेस में होती है तो स्वैपिंग मतलब ये अब इस वाले डब्बे को रिफर करने लगेगा, जो डेटा है वो इसको रिफर करने लगेगा जहां 70 है, और ये वाला किसको रिफर करने लगेगा, इसको रिफर करने लगेगा, ठीक है। और 1 और 2 समझाने के लिए था, तो ये सब आपके जो इतने भी लोकल नेम है ये सब हट जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने क्या पूछा है, प्रिंट करा है अल्फा डॉट डेटा, अल्फा के अंदर डेटा है, हाँ है, वो किसको रिफर कर रहा, वो 70 को कर रहा। बीटा, बीटा जो है हमने बीटा को तो टच ही नहीं किया, तो देखिए बीटा अभी भी किसको रिफर कर रहा है, 50 को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50। तो 70 एंड 50, तो 70 और 50 किस में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं। तो यस, इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसमें चलिए देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एक सैलरी क्लास आ जाएगी ग्लोबल स्पेस में जिसका नेम हो जाएगा सैलरी, और ये रेफर कर रहा होगा एक क्लास ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये क्लास ऑब्जेक्ट होगा। इस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम क्या होगा, इनिट होगा, और एक होगा गेट टोटल, गेट टोटल। तो गेट टोटल कुछ रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। बट अभी ये एग्जिस्टेंस में कब आएंगे, जब हम इनको कॉल करेंगे। तो अब दूसरी क्लास बना लेते हैं। दूसरी क्लास क्या है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या कर रही होगी, ये एक दूसरी क्लास को, क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रही है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक इनिट है, ठीक है, मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा, और एक नेम है एनुअल सैलरी, एनुअल SAL मैंने लिख दिया, कुछ इस तरीके से है, एनुअल सैलरी। ये एक दूसरे बॉक्स को रिफर कर रही, ठीक है। तो ये एनुअल सैलरी और इनिट तो अभी बाद में होंगे, हम डायरेक्टली कहाँ आ गए, लाइन नंबर 12 में आ गए, ठीक है। तो अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो क्या होगा, लाइन नंबर 12 की हेल्प से व्हाट वी आर डूइंग, एक हम सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सैलरी क्लास, इसमें 600 पास कर रहे हैं, तो पता होगा 600 इसको मिल जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, एक पे नेम आ जाएगा क्योंकि सेल्फ डॉट पे लिखा है, और इसकी वैल्यू पे के बराबर हो जाएगी, और पे क्या है, ये 600 है, और ये रेफर किसको, इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो चुका, तो कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, और ये नेम आपने किसको दे दिया है, SAL को दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही। इन दी सिमिलर वे हम लाइन नंबर 13 की बात करेंगे, तो ये भी एक इंस्टांस ऑब्जेक्ट है, ये भी एक इंस्टांस ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाला इंस्टांस ऑब्जेक्ट है सैलरी क्लास का, और जो नीचे वाला है दैट इज द इंस्टांस ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। हाँ, तो अब देखिए इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक SAL और एक 500, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेफरेंस जाता ही है, जो नया बॉक्स बना है उसका रेफरेंस तो जाता ही है, तो मतलब देखिए यहाँ एम्प्लॉय में 3 पैरामीटर है, यस बिल्कुल 3 पैरामीटर होने चाहिए। तो सेल्फ कहां हो जाएगा, अभी सेल्फ यहां हो जाएगा इस वाले बॉक्स पे, जो जो ये वाला पैरामीटर है सैलरी, ये किसको मिल जाएगा, पे को मिल जाएगा। तो सैलरी कहां रेफर कर रहा था, तो सैलरी यहां रेफर कर रहा था, तो मतलब अभी जो हमारा इस स्कोप में ये पे है, ये जो ये वाला पे है, ठीक है, ये वाला, ये कहां होगा, इस वाले बॉक्स में होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए मैंने सैलरी और 500 पास किया है,
सैलरी क्या है, सैलरी एक बॉक्स का रेफरेंस है, बॉक्स का एड्रेस है, तो वो एसएल की वैल्यू किसको मिल जाएगी, पे को, तो पे भी अब सैलरी वाले ही बॉक्स को रिफर कर रहा होगा। और जो बोनस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये तो क्लियर है, जो बोनस है इसकी वैल्यू 500 हो जाएगी। अब इसके अंदर की हम लाइन देख लेते हैं, इनिट के अंदर वाली क्या क्या लाइंस है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है सेल्फ डॉट पे। तो अभी सेल्फ देखिए यहाँ नीचे वाले ग्रीन वाले बॉक्स को रिफर कर रहा है, क्या इसके अंदर पे है, नहीं है, तो इसके अंदर एक पे बना देगा। और ये वाला पे क्या है, तो मैंने आपको बताया था ये वाला पे है सैलरी बॉक्स का एड्रेस, तो मतलब ये इस वाले बॉक्स को ही रिफर कर रहा, क्योंकि देखिए पे ये है। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से आएगा कि इसके अंदर एक पे नाम का नेम आएगा जो कि किस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा, उसी ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा जहां सैलरी वाला ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ये हो गया। और इसके अंदर जो बोनस की वैल्यू है वो हमने 500 पास करी, तो इसके अंदर एक बोनस नेम भी आ जाएगा जिसकी की वैल्यू क्या होगी 500। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसको रेफरेंस को किस नेम को दे देंगे, ईएमपी, ईएमपी, ईएमपी एम्प्लॉय वाला। और बाकी जो ये लोग पैरामीटर थे, फॉर्मल पैरामीटर, वो समझाने के लिए थे, तो वो मैंने हटा दिए यहाँ पिक्चर से। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिगर पूरा बन चुका है, बस अभी देख लेते हैं कि प्रिंट क्या करना है इसे। तो प्रिंट के लिए हम कहाँ आ गए, ईएमपी डॉट एनुअल सैलरी। तो एम्प्लॉय मतलब ईएमपी ये है, तो क्या इसके अंदर एनुअल सैलरी है, नहीं भाई, इसका जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है इसके अंदर तो एनुअल सैलरी नहीं दिख रहा, तो क्या रूल लगेगा, आईसीपीओ। जब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो कहां देखेगा, क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो ईएमपी का जो क्लास ऑब्जेक्ट है, क्या उसमें एनुअल सैलरी है, हाँ भाई उसमें एनुअल सैलरी नाम का मेथड है। और ये क्या ले रहा, सेल्फ एज ए पैरामीटर ले रहा। तो सेल्फ मतलब हम इसी वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं जहां इंप्लॉई है, तो सेल्फ यहां आ जाएगा। ठीक है, अब एनुअल सैलरी में देखिए हमने रिटर्न क्या कर रहे हैं, तो हमने लिखा है सेल्फ डॉट पे। तो क्या सेल्फ के अंदर पे है अभी, हाँ भाई सेल्फ के अंदर पे है। पे कहां रिफर कर रहा है, एक बॉक्स को कर रहा है, एक बॉक्स को कर रहा। क्या इसके अंदर गेट टोटल है, तो सेल्फ डॉट पे, सेल्फ डॉट पे आप समझ लीजिए सिंपली सी ये बात है कि ये एसएएल वाले जो सैलरी वाला ऑब्जेक्ट है उसी की बात कर रहा। ठीक है, क्या इसके अंदर गेट टोटल है, नहीं भाई सैलरी ऑब्जेक्ट के अंदर तो गेट टोटल नहीं है। क्या इसकी क्लास के अंदर गेट टोटल है, हाँ भाई इसके क्लास के अंदर तो गेट टोटल है। अब गेट टोटल है तो ये ऑब्जेक्ट का पैरामीटर पास ही होता है, तो मतलब जब ये यहां आ जाएगा गेट टोटल सैलरी वाले क्लास में, तो इसमें सेल्फ क्या हो जाएगा, इसमें सेल्फ यही हो जाएगा जो सैलरी वाला बॉक्स है। ठीक है, अब इस हमने क्या किया, क्या सैलरी वाले बॉक्स के अंदर पे है, हाँ भाई पे है, उसमें वैल्यू कितनी है 600, तो इसने क्या किया सेल्फ डॉट पे मतलब 600 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 72। ओके, तो आ जाएगा 7200, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो गया है, प्लस हमने क्या किया है सेल्फ डॉट बोनस। ठीक है, तब ये जो कॉलिंग थी वो ऑब्जेक्ट के पास चली गई, ये खत्म हो गया। क्या सेल्फ के अंदर बोनस है, हाँ भाई बोनस है, इसकी वैल्यू क्या है 500 है, तो 500 ऐड कर दिया है, ये हो गया 7700। और उसके बाद उसने स्ट्रिंग को एसटीआर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और उसको उसमें रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो जब रिटर्न कर देगा तो ये वैल्यू कहाँ आ रही है, ये वैल्यू मेरी यहाँ आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज डी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास सब्जेक्ट बनी। ठीक है, तो क्या होगा, एक ये सब्जेक्ट नेम आ गया, सब्जेक्ट जो कैपिटल नेम है ये आ गया। ठीक है, ये एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। ठीक है, एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। ध्यान से देखिए इस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, तो क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया है पास परसेंटेज, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बिकॉज इस क्वेश्चन में थोड़ी स्पेस की कमी है, 0.3। ठीक है, और इसके अंदर एक इनिट होगा, वो किसी एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, वो तब चलेगा जब हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, एंड इन द सिमिलर वे क्या मैंने बना दिया है, तो इन द सिमिलर वे एक मैंने यही ग्लोबल नेम स्पेस में ही एक रिजल्ट होगा, तो एक रिजल्ट नेम भी आ गया होगा कैपिटल रिजल्ट। ये इसके अंदर भी एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, इसके अंदर क्या है सिर्फ एक ही मेथड है आई थिंक इनिट, ये इनिट वाला होगा, और ये एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। स्पेस कम है तो मैंने इसलिए साइड बाय साइड बना दिया, बट अभी दोनों ही आप जैसा अभी तक हम लोग करते आए थे दोनों ही ग्लोबल नेम स्पेस का पार्ट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सीधे हम लाइन नंबर 15 में आ जाएंगे। लाइन नंबर 15 में आएंगे तो देखिए क्या होगा, हम यहाँ सब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो क्या सब्जेक्ट नाम की एक क्लास है बिल्कुल सही।
तो हमने एक ऑब्जेक्ट किसका बना लिया है, ये वाला एक सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, मतलब इट इज द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर देखिए हम लोग क्या पास कर रहे हैं, दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो मुझे पता है एक तो इसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली जाता है, और जो मैथ है ये इसको मिल जाएगा, और जो 100 है वो मैक्सिमम मार्क्स को मिल जाएगा। तो मतलब इसके अंदर एक ये नेम क्रिएट कर देगा, और नेम क्या हो जाएगा, तो नेम हो जाएगा इक्वल टू मैथ, और इसके अंदर एक क्या हो जाएगा दूसरी फील्ड, मैक्स मार्क्स, या उसका नेम है मैक्स मार्क्स। मैक्स मार्क्स हो जाएंगे 100। इसमें जगह कम है तो थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास करिएगा। इन दिस सिमिलर वे, क्योंकि हमने लाइन नंबर 16 में भी सब्जेक्ट को कॉल किया है, तो उसके अंदर जो नेम हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी इंग्लिश, एंड जो दूसरा है मैक्स मार्क्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसमें भी देखिए हमने 100 पास किया है तो ये भी 100 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने इसके नेम किस में असाइन कर दिए हैं, तो एक ये ऊपर वाला जो रेड वाला बॉक्स है इसको मैथ नेम दे दिया है, और जो ये वाला है इसको मैंने क्या नेम दे दिया है, इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लाइन नंबर 17, तो ये भी नेम स्पेस में आ गया होगा, मुझे डिक्शनरी बनानी होगी, तो अभी आप मान लीजिए ये भी हमारे नेम में आ गया कि एक मार्क्स है वो इस डिक्शनरी को रेफर कर रही। ठीक है, ये जो पूरी डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में क्या है, एक की है उसकी वैल्यू मैथ है, एक की है मैथ जिसकी वैल्यू 25 है, एक दूसरी की है इंग्लिश जिसकी वैल्यू है 78। ठीक है, तो ये बन गया, ये भी आपको मानना है जो लाइन नंबर 17 है, ये मार्क्स भी हमारे एक ग्लोबल स्पेस में आ चुका है। ठीक है, ये नेम भी आ चुका है जो कि एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लाइन नंबर 18, तो लाइन नंबर 18 में क्या है, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजल्ट क्लास। तो ध्यान से देखिए, तो रिजल्ट क्लास का एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं यहां। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजल्ट क्लास है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको नेम किसको देना है, रिजल्ट में देना है, तो मैंने मान लीजिए ये पहले से लिख दिया, एक्चुअल में असाइनमेंट बाद में होता है बट इसमें समझाने के लिए कि रिजल्ट बनेगा वो वाले बॉक्स को रिफर करेगा रिजल्ट को। अब देखिए इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर जो पहला पैरामीटर है हम लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट पास कर रहे हैं। लिस्ट में पहली वैल्यू क्या है, मैथ, तो मैथ क्या है, मैथ भाई इसको रेफर कर रहा। दूसरी वैल्यू क्या है, इंग्लिश वाले बॉक्स को रेफर कर रही। तो मतलब इस लिस्ट में जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स पोजीशन 0 पे होती है, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स पोजीशन 1 पे। ठीक है, तो पहली वैल्यू आप याद रखिएगा, मतलब हम मैथ वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, और जो दूसरी वैल्यू हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश वाले बॉक्स की। ठीक है, अब जब हमने कॉल किया है तो ये इनिट में आ जाएगा, तो इनिट में सेल्फ तो अभी यहां रहा होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ये रिजल्ट, मतलब सब्जेक्ट किसको रिफर कर रहा है, सब्जेक्ट रिफर कर रहा है इस लिस्ट को। ठीक है, कौन वाली लिस्ट को, ये वाली लिस्ट को जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई है। इसमें यहां याद रखिएगा कि ये मैथ वाला रेफरेंस है इसकी पहली प्लेस पे। ठीक है, और जो दूसरा है इंग्लिश, ये है इसकी दूसरी प्लेस पे। ठीक है, मैथ वाला, इसके मैथ वाला जो जहां भी बॉक्स है वो पहली प्लेस पे है, और जो दूसरा वाला है वो इंग्लिश दूसरी प्लेस पे, क्योंकि मैथ और इंग्लिश नेम थे। ठीक है, ये हमारी लिस्ट का पार्ट आ गया। और जो ये तीसरा पैरामीटर है मार्क्स, वो क्या है, वो सिंपली यही लाइन नंबर 17 वाला मार्क्स है, क्योंकि उसको हमने एज इट इज पास किया। तो आप मान लीजिए कि जो ये वाला पैरामीटर है, इट इज इक्विवेलेंट टू द मार्क्स व्हिच इज गिवन इन द लाइन नंबर 17। अब इसके बाद कोड को ध्यान से समझने की जरूरत है। इनिट के अंदर पहली लाइन है लाइन नंबर 9, दैट इज सेल्फ डॉट रिजल्ट। तो भाई सेल्फ के अंदर क्या रिजल्ट है, नहीं भाई सेल्फ के अंदर अभी तो रिजल्ट नाम का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हमने इसके अंदर क्या किया है, एक रिजल्ट क्रिएट कर दिया है जो कि अभी एम्प्टी डिक्शनरी है। देखिए आप, अभी एम्प्टी है। अब हमने क्या किया है कि लूप लगाया है फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट्स है वो किसको रिफर कर रहा है, एक लिस्ट को रिफर कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट कहां रिफर कर रहा है, इस ऊपर वाली लिस्ट को कर रहा है। इसके अंदर मतलब जो पहली वैल्यू है वो मैथ वाला ऑब्जेक्ट है, जो दूसरी वैल्यू है वो इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ मैथ और इंग्लिश नेम पास किए हैं, तो ये भी पता चल गया। अब देखिए हमने क्या चेक किया है, इफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट डॉट नेम, तो पहली बार जो सब्जेक्ट होगा वो मैथ की बात कर रहा, तो मैथ वाले बॉक्स की बात कर रहा। तो मैथ वाली बॉक्स के अंदर नेम क्या है भाई, मैथ्स वाला जो बॉक्स है उसके अंदर नेम है मैथ। तो मतलब हम यहां बोलना चाह रहे हैं मार्क्स ऑफ नेम। ठीक है, और नेम की वैल्यू क्या है, मैथ, तो मतलब हम बोलना चाह रहे हैं मार्क्स ऑफ मैथ।
तो क्या इस मार्क्स में मैथ नाम की है? हाँ भाई की है। उसकी वैल्यू क्या है? 25। तो मुझे पता है जब डिक्शनरी में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम अगर की लिखते हैं तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता, तो इसकी वैल्यू इसने क्या दे दी? 25 दे दी। तो मतलब ये जो इफ के अंदर लिखा है, मतलब हम बात कर रहे हैं, ओके। तो देखिए, मैं मार्क्स के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? सब्जेक्ट डॉट नेम, और सब्जेक्ट के अंदर जो नेम था, मतलब पहली बार जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था? मैथ वाला। तो इसके अंदर नेम क्या है? मैथ। तो मतलब मार्क्स ऑफ मैथ। तो मार्क्स ऑफ मैथ आपने डिक्शनरी में क्या पास किया है? 25। तो हम मतलब बात कर रहे हैं 25 डिवाइडेड बाई मैथ का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है? 100 है। तो मतलब हम ये कुछ करना चाह रहे हैं, इट इज 100, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू एसयूबी डॉट पास परसेंटेज है? तो एसयूबी अभी क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैथ वाला ऑब्जेक्ट है भाई, इसके अंदर तो पास परसेंटेज है ही नहीं। तो जब पास परसेंटेज नहीं है तो कौन सा रूल लगेगा? आईसीपीओ रूल लगेगा। आईसीपीओ में जब इंस्टांस के पास नहीं है तो कहां से जाएगा? क्लास के पास जाएगा। तो मैथ वाली क्लास, मैथ किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट के पास पास परसेंटेज है? हाँ भाई है, बिल्कुल सही। इसकी वैल्यू क्या है? 0.03। तो देखिएगा क्या है? 0.03 से बड़ा है, तो मैंने देखा है। तो ये तो है भाई कितना? ये हो जाएगा 0.2 समथिंग, 0.25। क्या 0.25 ग्रेटर होता है? आप 0.3 से? नहीं, ग्रेटर तो नहीं होता है। तो किस में आ जाएगा? एल्स में आ जाएगा। अब जब एल्स में आएगा तो देखिए इसने क्या दिया है? सेल्फ डॉट रिजल्ट। सेल्फ के अंदर क्या रिजल्ट है? अब इसमें एक ये की क्रिएट कर देगा, सब्जेक्ट डॉट नेम एक की हो जाएगी। तो सब्जेक्ट का नेम क्या है? मैथ। और इसके आगे ये असाइन कर देगा एफ। क्या करेगा? एफ असाइन कर देगा, क्योंकि लाइन नंबर इसमें हमने एफ लिखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी नहीं है, छोटी है। तो अब ये रिजल्ट के अंदर क्या कर देगा? इट विल क्रिएट ए की। तो ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर एक की क्रिएट कर देगा, और इसकी वैल्यू कुछ डिक्शनरी की कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये मैथ नाम की एक की क्रिएट कर देगा। ओके, दी मैथ, यहाँ थोड़ा स्लो चल रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मैथ एक क्रिएट कर देगा इस डिक्शनरी में, जो भी रिजल्ट है इसको मान लीजिए रिफर कर रहा है, इस वाले को, और इसमें वैल्यू क्या कर देगा? एफ कर देगा। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया भाई ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। अब इन दी सिमिलर वे अगली बार जो सब्जेक्ट में से उठाएगा वो कौन सा अगली वैल्यू उठा लेगा? अगली वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया था इंग्लिश वाला बॉक्स है। अब इंग्लिश के अंदर भी इसी तरह चेक करेगा। तो इंग्लिश वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेम क्या है? इंग्लिश। क्या इंग्लिश नाम की है? हाँ है। और उसकी वैल्यू क्या है? 78। तो अगली बार ये करना चाह रहा है 78/100। तो क्या 78/100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 होता है सिमिलर लॉजिक से? तो भाई हाँ, ये तो 0.78 कुछ आ जाएगा। तो 0.7 बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो उसके आगे स्टेटस क्या कर देगा? इंग्लिश के आगे बी कर देगा। तो इसने अगला बना दिया भाई इंग्लिश, जो भी है इंग्लिश, और उसका स्टेटस क्या कर देगा? पी। तो ये तो हमारा इस लाइन का आउटपुट हो गया। ठीक है, लाइन नंबर 80, सॉरी ये तो अभी बना है। और उसके बाद जब हमने देखिए ये किया है प्रिंट रिजल्ट डॉट रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट ग्लोबल नेम स्पेस में है। इसके अंदर क्या रिजल्ट नाम है। ये किसको रिफर कर रहा है? ये डिक्शनरी को कर रहा। तो डिक्शनरी में वैल्यू आ जाएगी मैथ का एफ और इंग्लिश का पी। अब मैथ का एफ और इंग्लिश का पी भाई दो तीन ऑप्शंस में है। किस किस ऑप्शंस में है? अभी तक अगर इससे मैं बात करूं तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, लेकिन डी में नहीं है। तो एक पार्ट हमारा यहां तक सॉल्व हो गया, और मुझे निकल गया मैथ की वैल्यू एफ आएगी, इंग्लिश की वैल्यू पी आएगी। ओके ओके, अब इधर देखिए, नो नीड टू रिप्लाई नाउ। इंग्लिश डॉट पास परसेंटेज। तो इंग्लिश डॉट पास परसेंटेज असाइनमेंट कभी भी ऊपर वाले स्कोप में जाके नहीं करता है। तो असाइनमेंट मतलब जो इंग्लिश है, अब इसके अंदर ये क्या कर देगा? एक पास परसेंटेज क्रिएट कर देगा, और उसकी वैल्यू क्या कर देगा? 0.1। ठीक है, अब देखिए फिर से मैंने वही चीज करी है। तो मतलब क्या हुआ है? एक रिजल्ट का नया ऑब्जेक्ट बनाया है, बट वी आर ट्राइंग टू डू दी सेम थिंग। तो सेम थिंग मतलब अगली बार भी ये जाएगा, जो मैथ के मार्क्स है वो क्या है? 25। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो मैथ के मार्क्स हैं अभी भी क्या होंगे? 25। मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? 100। और ये कंपैरिजन किससे करेगा? 0.03 से करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो भाई आपने पास परसेंटेज बनाया है वो तो इंग्लिश वाले के अंदर बनाया है ना, तो क्या मैथ वाले के अंदर बना है? नहीं बना है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैथ वाला इंग्लिश वाले के पास आ जाएगा। नो, मैथ वाला कहाँ जाएगा? अपनी क्लास के पास जाएगा। क्या जो क्लास में पास परसेंटेज था हमने उसको 0.1 किया है? नहीं भाई, उसको 0.1 नहीं किया है। तो मैथ वाला अभी भी कंपैरिजन किससे करेगा? अपने क्लास के पास जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैथ वाला कंपैरिजन करने के लिए इंग्लिश वाले के पास आ जाएगा। नो, एज पर दी आईसीपीओ रूल इंस्टांस के पास नहीं मिलेगा तो वो क्लास के पास जाएगा। तो क्लास वाले के पास अभी भी वैल्यू कितनी है? 0.3।
अभी भी उससे कंपैरिजन किया, तो क्या बड़ा मिला? नहीं मिला। तो अभी भी जो मैथ का स्टेटस क्रिएट करेगा, यहाँ एक रिजल्ट नाम की डिक्शनरी फिर से क्रिएट करेगा, उसमें भी जो मैथ का स्टेटस है वो क्या रहेगा? एफ रहेगा। और इंग्लिश का कंपैरिजन करने के लिए देखिए चेंजेस क्या होंगे। जब ये कंपैरिजन करेगा तो क्या इंग्लिश ऑब्जेक्ट में उसे पास परसेंटेज मिल गया? तो मिल गया। तो अगली बार ये कंपैरिजन करेगा 0.01 से फॉर द इंग्लिश, ये डिफरेंस आएगा। बट मैथ वाले के लिए अभी भी वो क्लास के पास जाएगा, तो अभी भी क्लास के पास जाएगा, तो मैथ का स्टेटस अभी भी फेल होगा और इंग्लिश का क्या हो जाएगा? पास। तो इंग्लिश का पास किसमें है? सी में है। आप देख सकते हैं मैथ फेल और इंग्लिश पास, अगला वाला जो ऑप्शन है वो इसी में है। ठीक है, क्योंकि डी तो पहले ही गलत था, तो हम लोग बोलेंगे इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनकैप्सुलेशन होता क्या है? ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन होता है कि भाई मैंने क्लास बनाई, मान लीजिए क्लास का नाम ए है, यहां हम क्लास के कुछ मेंबर रख देते हैं। ठीक है, तो मेंबर में वो एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, जो एक किसी लाइक इंटीजर हो सकता है। एक्चुअल में वेरिएबल इन द सेंस हर चीज ऑब्जेक्ट है, बट ऐसा हम लिख सकते हैं कि वेयर इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ मेथड भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेथड भी रख सकते हैं। तो हमने सारी चीजें देखी थी कि वेरिएबल हम रखेंगे तो उसको स्टैटिक वेरिएबल बोल देंगे। जो मेथड है वो तीन तरीके के रख सकते हैं, इंस्टेंस रख सकते हैं, स्टैटिक रख सकते हैं एंड क्लास मेथड रख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए आपको ध्यान क्या देना है, जब भी हमने क्लास में कोई मेंबर, ठीक है, क्लास का कोई एट्रीब्यूट या मेथड, ठीक है, इस क्लास का पार्ट बना दिया, तो क्लास का पार्ट बना दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या जो ये वेयर नेम है या एम है, हम डायरेक्टली आउटसाइड से एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं? इनकैप्सुलेशन, कंबाइनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड इन वन एंटिटी। वो एंटिटी कौन सी है? क्लास है। ठीक है, तो कंबाइनिंग ऑफ, जिसको आप अदर लैंग्वेजेस में इस तरीके से पढ़ते हैं, कंबाइनिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स या डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन वन यूनिट। ठीक है, तो वो क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है। तो इस केस में हम बोलेंगे जो वेयर और एम है, ठीक है, ये हमने क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया है। ठीक है, तो कंबाइनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड टुगेदर इनसाइड द क्लास, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब देखिए जो अदर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं सी प्लस प्लस और जावा की बात करूं, या मैं जावा की बात कर लेता हूं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? स्पेसिफिकली स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कीवर्ड है पब्लिक, मैंने लिख दिया पब्लिक इंट ए इक्वल टू 10, मैं सपोज जावा के भी मैं बात कर रहा हूं। ओके, रिपीट कर दें। तो देखिए मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने अभी तक बताया इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो इनकैप्सुलेशन होता है, हमने क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड रख दिए, तो क्या वो एट्रीब्यूट्स और मेथड को डायरेक्टली हम बाहर से वो नेम लेके एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि दोज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड आर हिडन फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो एट्रीब्यूट्स और मेथड है हमने क्लास के अंदर टुगेदर पुट कर दिए हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द इनकैप्सुलेशन। जैसे कैप्सूल को आप समझ लीजिए, तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है? दो तरह के पाउडर वो मिक्स कर देते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? वो जो पाउडर है जिनको कंबाइन करके रखा है जैसे कैप्सूल में, तो हो सकता है दिस इज वन कंपोजिशन, ये पाउडर का वन कंपोजिशन है, ये पाउडर का दूसरा कंपोजिशन है। तो डायरेक्टली अगर आपके ये टंग में लगेंगे, ठीक है, आपने डायरेक्टली मतलब इनको कैप्सूल के अंदर नहीं रखा, डायरेक्टली ये जो पाउडर है आप टंग में अपनी रखेंगे, सो इन दैट केस इसका जो टेस्ट होगा वो अच्छा ना लगे। इन द सिमिलर वे इसका भी टेस्ट अच्छा ना लगे। एक्चुअल में काम क्या करना है? इसी से करना है, तो इसको उसने एक लेयर के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो एक्चुअल इसकी फंक्शनलिटी थी वो अभी भी वही रही, बट डायरेक्टली वो जो इनग्रेडिएंट्स हैं, जो पाउडर है, दोज आर डायरेक्टली नॉट एक्सेसिबल, वो बाहर से नहीं दिख रहे हैं, वो किसी एक कैप्सूल के अंदर है। इन द सिमिलर वे क्लास के अंदर जब मैंने कोई एट्रीब्यूट्स या मेथड रख दिए, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से हिडन है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन यूज क्यों होता है? एक तरीके से यूज होता है, हम बोल सकते हैं डेटा हाइडिंग के लिए। ठीक है, जो भी हमारा डेटा था, यूजफुल डेटा था, हमने आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरा इसका क्या है? वी कैन ऑल्सो इंक्रीज दी प्रोटेक्शन लेवल, प्रोटेक्शन का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जैसे जावा की मैं अगर बात करूं, तो उसमें जो लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन होता है या प्रोटेक्शन जो लेवल होता है, उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कीवर्ड होते हैं, जैसे है पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, प्रोटेक्टेड,
इस तरीके से कीवर्ड होते हैं, और कुछ नहीं लिखा तो डिफॉल्ट है। पब्लिक मतलब मैं जावा का यहां लिख रहा हूं, तो मैंने जैसे लिख दिया int a इक्वल टू 10, और इसके आगे मैंने क्या कीवर्ड लगा दिया, पब्लिक। मैंने ये लिख दिया अगली लाइन में प्रोटेक्टेड int y इक्वल टू 20। यहां प्राइवेट लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट लिखा है तो यहां प्राइवेट लिख दीजिए, ठीक है। प्रोटेक्टेड मैंने लिख दिया, प्रोटेक्टेड जेड इज इक्वल टू 30। भाई जिसका अनम्यूट है वो म्यूट कर ले। और एक होता है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट मतलब आपको कुछ लिखना नहीं होता है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया सपोज इंट के इक्वल टू 40। तो जावा में देखिए क्या होता है, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो पब्लिक मतलब ये जो नेम है हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके जो एक्सेस करने का होगा क्लास के अंदर, ठीक है, बट इसको हम एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट, तो प्राइवेट विद इन दी क्लास ओनली वी कैन एक्सेस। और जो आपको इस वेरिएबल के लिए बताया जा रहा, द सिमिलर कॉन्सेप्ट इज फॉर दी मेथड आल्सो। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड किस लिए बना होता है कि हम उस क्लास में एक्सेस कर सके, एंड वी कैन आल्सो एक्सेस टू दी सब क्लास वेदर दैट सब क्लास इज प्रेजेंट इन दी सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेज। डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट मतलब एक पैकेज, जावा में कॉन्सेप्ट होता है पैकेजेस का, ठीक है, तो हम उस पैकेज के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली मे बी सी प्लस प्लस में कुछ इसी तरीके से होता हो, ठीक है। तो मैं जावा की बात कर रहा हूं, या सी प्लस प्लस में भी आप ले लीजिए, तो कीवर्ड्स वहां होते हैं, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स का यूज करके व्हाट वी कैन डू, हम जो लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन है उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। मुझे चाहिए कोई ऐसा वेरिएबल जो मेरी क्लास के बाहर एक्सेस ना हो, तो हम क्या यूज कर लेंगे, प्राइवेट, ठीक है। तो जो बाकी अदर लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस एंड जावा, वो डायरेक्टली कीवर्ड को सपोर्ट करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको यूज कर सकते हैं। बट जो पाइथन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें पाइथन में पढ़ना है, तो पाइथन डज नॉट इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर वेरी स्ट्रांगली। तो अगर पाइथन में आपको कोई चीज रखनी है तो उसका कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस हैं, हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वी आर ट्राइंग टू से दैट दोज मेंबर्स आर, हम उनको प्राइवेट रखना चाह रहे हैं या स्ट्रांगली प्राइवेट रखना चाह रहे हैं। ये प्राइवेट स्ट्रांगली प्राइवेट क्या है वो अभी आ जाएगा, ठीक है। बट एज सच कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है जो मैंने उसके आगे लिख दिया तो उस मेथड या वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर पाए, ऐसा पाइथन में नहीं है, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है, ठीक है, तो पाइथन में अगर मान लीजिए मुझे प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसका कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन मतलब हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है, बट एक्चुअल में प्राइवेट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है तो अभी हम समझ लेंगे। तो चलिए इसमें अब देख लेते हैं। अब देखिए अगर मुझे प्राइवेट एट्रीब्यूट मतलब एक क्लास में कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट रखना है तो उसका क्या वे है, क्या प्रोसीजर है। तो कन्वेंशन जो है वो ये कह रहा है कि प्रीफिक्सिंग ए वेरिएबल नेम विद ए सिंगल अंडरस्कोर, मतलब वी आर ट्राइंग टू डिक्लेयर इट एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, मतलब हम उस क्लास के अंदर प्राइवेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्राइवेट और दूसरा वाला होता है स्ट्रांगली प्राइवेट, ठीक है, ये नेम है, पाइथन में इस तरीके से नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। तो इसका देखिए मतलब क्या है, अभी तक जैसे मान लीजिए हम लोग इनिट लेते थे, इनिट जो डिफाइन करते थे कुछ डेफ अंडरस्कोर इनिट, तो हमने मान लीजिए लिख दिया सेल्फ और कुछ ले लिया वेरिएबल ए, तो हम लोग क्या लिखते थे हम लोग इस तरीके से लिख देते थे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू कोई वैल्यू, या सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए। हम ये भी कर सकते हैं सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू 10, कोई अपनी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्हाटएवर यू वांट। बट अब हम जो ये एट्रीब्यूट के नेम क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, अंडरस्कोर ए करके, ठीक है। तो इसको चलिए देख लेते हैं अंडरस्कोर ए करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए जैसे एक ये क्लास है पर्सन, ध्यान से देखिएगा, पर्सन क्लास है, हमने 3 पैरामीटर दे दिए, एक सेल्फ जो बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट बनता था जो कॉल होता था, एंड दी सेकंड एंड थर्ड पैरामीटर्स आर नेम एंड एज, ठीक है। अब देखिए नेम को तो हमने डायरेक्टली लिखा है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेट, बट एज के लिए ध्यान दीजिए, एज के लिए मैंने नॉमेनक्लेचर क्या यूज कर लिया है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज। तो अंडरस्कोर एज अगर आपने अपने कोड में लिखा है तो डेवलपर ये बताने की कोशिश कर रहा है, या किसी कोड में ये लिखा है तो डेवलपर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अंडरस्कोर एज मैंने नेम दिया है मैं इस पर्सन क्लास के लिए ही रखना चाह रहा हूं, ठीक है हमारा। तो आप इसे डायरेक्टली बाहर से यूज ना करिए, ठीक है, ये कन्वेंशन है, उसने बता दिया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, तो अभी तक
अगर मैं इस क्लास का फिगर बनाऊं तो किस तरीके से बनता था, एक ये पर्सन क्लास बनती थी, एक ये ऑब्जेक्ट को रिफर करता था, इसके अंदर एक इनिट होगा, इट इज रेफरिंग टू दी मेथड ऑब्जेक्ट, एक डिस्प्ले होगा, इसी के अंदर एक क्या है, डिस्प्ले है, इस तरीके से है। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो क्या होगा, एक पर्सन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, पर्सन ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके पास आ जाएगा ऊपर कंट्रोल, तो ऊपर कंट्रोल आ जाएगा तो एक वो नेम वेरिएबल क्रिएट कर देगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, क्विक फॉक्स होगी, क्विक फॉक्स होगी, ठीक है। और एक दूसरा बन जाएगा, उसका नाम क्या होगा वेरिएबल का, अंडरस्कोर एज, क्योंकि हमने सेल्फ डॉट क्या लिखा, अंडरस्कोर एज, तो जैसे अभी तक एज बनाते थे, एज की जगह क्या बना देंगे, अंडरस्कोर एज, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे 12। और ये रिफर किसको करने लगेगा, तो जब ऑब्जेक्ट पूरा क्रिएट हो जाएगा तो ये स्मॉल पी वाला जो पर्सन वाला नेम है उसको रिफर करने लगेगा। अब देखिए क्या होगा, पर्सन डॉट डिस्प्ले हमने कॉल किया, तो पर्सन कहाँ कॉल कर रहा है, यहाँ, तो सेल्फ मतलब अभी यहाँ चला जाएगा, देखिएगा सेल्फ डॉट नेम, क्या सेल्फ के अंदर नेम है, हाँ भाई नेम है, क्या है, क्विक फॉक्स, तो प्रिंट कर देगा क्विक फॉक्स। क्या सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज, क्या सेल्फ के अंदर कोई अंडरस्कोर एज भी है, हाँ भाई एज भी है, तो उसकी वैल्यू ये क्या कर देगा, 24 कर देगा, ठीक है। अब देखिए उसने कन्वेंशन तो बता दिया था, बट हमने तब भी क्या किया, पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 24 कर दिया, तो अब क्या होगा, पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अंडरस्कोर एज है, तो अब ये वैल्यू अपडेट करके क्या कर दी, 24, और अब जब आप डिस्प्ले करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा क्विक फॉक्स एंड 24, ठीक है। तो कन्वेंशन तो है कि मुझे इसको यूज नहीं करना चाहिए, बट फॉर द टाइम बीइंग आपने उस कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया है, आप उसके अंदर गए हैं और आपने उसे अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहां इसको बोला जाता है प्राइवेट। इसके बाद कि जिसको आप डायरेक्टली ओवर राइट ऐसे चेंज ना कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रांगली प्राइवेट, ठीक है। तो अभी प्राइवेट क्या है, तो प्राइवेट मतलब ये वेरिएबल आपको डायरेक्टली बाहर यूज नहीं करना चाहिए था, उसने बताया, बट तब भी आपने यहां यूज कर लिया, उसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस केस में अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है, तो वैल्यू चेंज होकर उसने क्या दे दी है, 12 एंड 24, ओके ठीक है। तो ये देखिए प्राइवेट कन्वेंशन था, हमने कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया, कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो हमने बाहर जाके उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, मॉडिफाई, बाहर से एक्चुअली में हमें ये यूज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए आ जाता है स्ट्रांगली प्राइवेट, ठीक है। तो स्ट्रांगली प्राइवेट के केस में यस, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पाइथन बढ़ाने की कोशिश कर रहा, हाँ लेकिन एक चीज देख लीजिए, तो यार समझ में नहीं आ रहा होगा यार, यार ये अंडरस्कोर रख रहे हैं तब भी हम यूज कर ले रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है। तो फायदा इस तरीके से है, मान लीजिए ये कोड किसी एक फाइल में लिखा है और एक हमने दूसरी एक फाइल क्रिएट कर ली, मान लीजिए फाइल नेम इज सम, ठीक है, सम, और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया sum.py नाम से, ठीक है। और इसके अंदर एक मेथड है, ठीक है, जो एडिशन परफॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके से, डेफ, मान लीजिए मेथड का नाम मैंने लिख दिया सम a, b, जो, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न a प्लस b। इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या बोला है कि एक फाइल ये है जिसमें हमारा करंट कोड रन हो रहा है, ठीक है, तो एंट्री पॉइंट यहां है, मेन से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मुझे सपोज एक दूसरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना था, तो मॉड्यूल मैंने आपको बताया था सिंपल सा क्या है, एक आपने फाइल में कुछ सेव किया है .py एक्सटेंशन से, तो जब आप उस फाइल को यूज करेंगे अपने कोड में, तो इंटरप्रेटर उससे क्या करेगा, उस फाइल को यूज करने की परमिशन देता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस फाइल, या हम लोग बोल सकते हैं कि जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तो एक मॉड्यूल का काम करती है, उस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे इस वाली फाइल से, इस वाले जो करंट कोड है, इससे मुझे वो वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, इंपोर्ट सम, जो भी नेम वहां लिखा था, इंपोर्ट सम। अब जब सम इंपोर्ट हो गया है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस फाइल में लिख सकता हूं प्रिंट सम, और सम के अंदर मेथड, या मेथड का नाम मान लीजिए, ऑल्दो चल जाएगा बट कंफ्यूजन के लिए ना हो, तो मैंने मान लीजिए इसका नेम दे दिया है ऐड, तो मैंने लिख दिया है सम डॉट ऐड, और मैंने यहाँ दो वैल्यू पास कर दी 10, 20, ठीक है। तो बिल्कुल ये चलेगा क्योंकि आपने जो मॉड्यूल था उसको इंपोर्ट कर लिया आपने कोड में, क्या उस फाइल के अंदर ऐड नाम का जो फंक्शन है वो है, हाँ भाई ऐड नाम का फंक्शन है, जो रिटर्न करके क्या दे देगा,
10 + 20 का एडिशन मीन से क्या दे देगा 30। बट वहीं अगर आपने यहां अंडरस्कोर लगा दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, ध्यान से देखिए, मैंने इसका अब नाम दे दिया डेफ अंडरस्कोर ऐड। तो डेफ अंडरस्कोर अब ऐड लिख दिया, तो आप बोलेंगे सर कॉलिंग के लिए हम अब क्या लिख देंगे, सम डॉट अंडरस्कोर ऐड। बट अंडरस्कोर ऐड समझने से वो क्या करेगा, जो इंटरप्रेटर है वो तो कन्वेंशन को फॉलो करेगा। क्या कन्वेंशन है कि अगर भाई किसी चीज आपने अंडरस्कोर से पहले लिखी है तो वो उसी वाले स्पेस के लिए या उसी वाले मॉड्यूल के लिए रिजर्व रखेगा। अब आप वो अगर इंपोर्ट करेंगे, सो दैट अंडरस्कोर ऐड इट विल नॉट बी दी पार्ट ऑफ योर कोड, और इस समय आपको वो क्या दे देगा, एरर। तो इस समय एरर क्यों दी, क्योंकि जो कन्वेंशन था उसको पाइथन इंटरप्रेटर तो फॉलो करेगा। हम अगर नहीं भी कर रहे हैं, भाई उसने तो बोला कि अंडर वाले को आपको यूज नहीं करना चाहिए, बट आपने अगर फिर भी यूज किया, सो इट्स योर चॉइस, आप यूज कर सकते हैं। बट जो इंटरप्रेटर है दैट विल फॉलो द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, और उस समय जो ऐड मेथड है वो आपके मॉड्यूल का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो उस फाइल के लिए क्या हो गया है, प्राइवेट। तो प्राइवेट हम दूसरी जगह फिर यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, अब देखिए आ जाता है स्ट्रांगली प्राइवेट। इसको अब चलिए ध्यान से देखिए, या स्टॉप स्टॉप टाइपिंग नाउ। स्ट्रांगली प्राइवेट, अब स्ट्रांगली प्राइवेट के केस में देखिए क्या है कि इसमें जो डिक्लेरेशन का कन्वेंशन है, तरीका है, वो क्या बोला गया है, अगर मैंने कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसको कैसे डिक्लेयर कर दिया है, अंडरस्कोर वेरिएबल नेम से। ठीक है, डिक्लेरेशन का क्या है, हमने 2 अंडरस्कोर पहले लगा दिए। ठीक है, तो जब आपने 2 अंडरस्कोर लगाए हैं तो इस केस में देखिए होगा क्या, उसको कोड से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने 2 अंडरस्कोर पहले लगा दिए हैं, सो दैट वेरिएबल इज नोन एज दी स्ट्रांगली प्राइवेट एट्रीब्यूट। अब इसको भाई स्ट्रांगली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां कोई कुछ चीज हो जाती है। तो ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। सिंगल वाले के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट डबल वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी आर प्रीफिक्सिंग दी डबल अंडरस्कोर। ठीक है, अब देखिए, by prefixing a member variable with the double underscore we are trying to declare it strongly private। अब strongly private का देखिए मतलब क्या है, तो अभी एक ये पर्सन क्लास हुई होगी, ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रही है जिसके अंदर इनिट होगा। ठीक है, ये इसके अंदर डिस्प्ले भी होगा। अब इसके अंदर यहां आ जाइए, यहां ध्यान से देखिएगा ये वाली लाइन। ठीक है, लास्ट की दोनों लाइनें देखिए, पहले मैं फर्स्ट लाइन दे रहा हूं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट जिसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इस वाले बॉक्स का रेफरेंस चला जाएगा सेल्फ के पास। ठीक है, जो नेम है वो क्या हो जाएगा, क्विक फॉक्स, और जो एज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो इसने पहली लाइन तो बिल्कुल सिंपल करी, जैसे अभी तक हम लोग करते थे कि सेल्फ के अंदर एक ये नेम क्रिएट कर देगा और इसकी वैल्यू क्या कर देगा, क्विक फॉक्स। ठीक है, ये कर देगा। अब देखिए, पाइथन इंटरप्रेटर को पता था कि भाई जैसे ही हमारी इनिट के अंदर जो सेकेंड लाइन है वो एग्जीक्यूट हुई, ये वाली, तो इसमें लिखा क्या है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज। ओके, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज इसने देखा, तो इसने क्या देखा कि भाई एक वेरिएबल है एज। ठीक है, एज, इसको मैंने प्रीफिक्स किससे कर दिया है, विद द हेल्प ऑफ 2 अंडरस्कोर। तो यहां देखिए ये क्या करेगा, एक नेम मैंगलिंग लगा देगा। तो नेम मैंगलिंग का क्या मतलब है, इस नेम को एक्चुअली वो स्टोर जो करेगा एक दूसरे तरीके से करेगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डरने की जरूरत नहीं। नेम मैंगलिंग क्या है, मतलब इसका नेम मुझे ये नहीं सेव करना है, कुछ और सेव करना है। तो उसको सेव करने के लिए देखिए पाइथन ने कन्वेंशन क्या बनाया, किस तरीके से सेव होगा, वो इस तरीके से सेव होगा, अंडरस्कोर क्लास नेम, ठीक है, डबल अंडरस्कोर वेरिएबल का जो भी नेम है, वेरिएबल नेम। ठीक है, ये कन्वेंशन है। तो पाइथन इंटरप्रेटर ने जैसे ही देखा कि जो ये अंडरस्कोर एज से हम सेव करना चाह रहे हैं, इसको वो एक्चुअल में किस तरीके से सेव करेगा, वो सेव करेगा अंडरस्कोर, क्लास का नाम क्या है, पर्सन, तो वो सेव करेगा अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज। ठीक है, तो एक्चुअल में हम चाह रहे थे कि अंडरस्कोर एज बन जाए, बट यहां क्या होता है, उसको स्ट्रांगली प्राइवेट करने के लिए द नेम मैंगलिंग कॉन्सेप्ट्स विल बी कम्स इनटू द पिक्चर, और वो उसका नाम कुछ और नाम करके सेव करेगा और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 12। ठीक है, अब देखिए इसको स्ट्रांगली प्राइवेट क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि भाई लगेगा कि तो हम अंडरस्कोर एज देखना चाह रहे हैं, बट अगर हम इसके बाद और इसके बाद ये क्या करेगा, ये पर्सन ऑब्जेक्ट इसको दे देगा, ये स्मॉल वाले पर्सन को। और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, देखिए क्या कि पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज, तो ये क्या दे देगा, एरर। क्योंकि पिछले वाले केस में जब हम सिंगल अंडरस्कोर रख रहे थे तो हम बाहर से एक्सेस कर ले रहे थे, तो इस केस में उसने क्या किया, अपनी तरफ से जो भी इसका नेम है जब इसको सेव करेगा तो इसने बदल के कर दिया। और उसका फॉर्मूला क्या है या कन्वेंशन क्या है, किस तरीके से करता है, अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेव करेगा। तो पर्सन के अंदर क्या आपको अंडरस्कोर एज नेम मिला, नहीं मिला। पर्सन के अंदर मुझे नेम क्या मिल रहा है, मुझे नेम मिल रहा अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज। क्या हम ये एक्सेस कर सकते हैं, हाँ भाई। अगर आपने लिखा पर्सन डॉट अंडरस्कोर पर्सन, मतलब क्लास का नाम अंडरस्कोर एज, अगर आपको पता है कि भाई ये इस तरीके से एक्सेस होता है, तब आप जाके स्ट्रांगली प्राइवेट को भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं और इसका आंसर क्या दे देगा, 12। बट पाइथन ने अपनी तरह से उसका नाम चेंज करके नेम मैंगलिंग करने की कोशिश करी है, सो दैट कि वो नेम आप डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। सो दैट्स द व्हाई वी आर सेइंग वी आर ट्राइंग टू डिक्लेयर दैट अंडरस्कोर एज एज स्ट्रांगली प्राइवेट एट्रीब्यूट। इसमें अब लास्ट लाइन देख लीजिए, डिस्प्ले। अब डिस्प्ले मतलब ये बन गया, हमारी ये पिक्चर आ गई। अब जब डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में अंदर सेल्फ मतलब किसी का ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर क्या है, सेल्फ डॉट नेम। तो सेल्फ डॉट नेम, तो नेम की वैल्यू क्या दे देगा, क्विक फॉक्स, जो क्विक फॉक्स है। और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज, सर्च करने में भी ये देखेगा। ये तो हो गया असाइनमेंट। उस मेंबर को भी देखने के लिए आपने तो लिखा है अंडरस्कोर एज, बट इस लाइन को पाइथन इंटरप्रेटर कैसे देखेगा, ये देखेगा कि भाई आप क्लास के अंदर क्या लिख रहे हैं, किसी मेंबर को सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज, तो अंडरस्कोर एज है। इसका मतलब है कि हम देखना चाह रहे हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज। तो उसको लुकअप करने के लिए भी जो कन्वर्जन वाला ही रूल था उसी को फॉलो करेगा। And on this particular basis, we will say here we are declaring the underscore age variable as a strongly private attribute या variable। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इनकैप्सुलेशन तो था ही, और जो उस वेरिएबल का जो लेवल था, लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन, कि वो बाहर एक्सेस ना हो पाए डायरेक्टली, उसको हमने बढ़ाने का प्रयास किया है बाय यूजिंग this double underscore variable name। okay, means underscore variable name। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कि हमने क्या क्रिएट कर दिया, स्ट्रांगली प्राइवेट। जो प्रीवियस कोड है उसी का ही जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेरिएबल नेम क्या है, अंडरस्कोर एज है, और हमने यहाँ क्या प्रिंट करा है, dir पर्सन। तो dir फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर वाली चीज दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम्स स्पेस है उसमें कौन कौन से नेम है, प्लस उसकी जो पेरेंट क्लास है उसमें क्या क्या नेम है। तो पेरेंट क्लास के नेम की हमें बात नहीं करनी है, यहाँ देखिए हमें बात क्या करनी है, इस वाले पोर्शन की। जब आप इसको देखेंगे तो देखिए इसने स्टोर किस तरीके से किया है। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, पर्सन अंडरस्कोर एज, इस तरीके से करके इसने सेव कर दिया। नेम को नेम ही की तरह किया था, बाकी डिस्प्ले ऊपर जाके था इसलिए इसने दिखा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में नहीं था बट क्लास वाले के पास था इसलिए इसने दिखाया। बट जो नेम मैंगलिंग है वो इसने यहां करी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ, इस बेसिस पे इस वाले कोड का जरा आउटपुट देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, तो देखिए यहां हमने क्या करने की कोशिश करी, ध्यान से देखिएगा, सेम चीज है जैसे अभी तक बना था। एक पर्सन और क्लास, पर्सन नेम आएगा, इट विल रिफर टू ए क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा, एक हम लोग ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसको किसको दे देंगे, पर्सन को। अब पर्सन के अंदर हुआ क्या होगा कि नेम एक बनेगा, जैसा मैंने अभी बनाया था कि नेम बनेगा जिसकी की वैल्यू क्या होगी, क्विक फॉक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। और जो दूसरा वाला उसमें मैंने क्या लिखा, अंडरस्कोर एज, तो एक्चुअल में कैसे सेव हुआ होगा, एक्चुअल में वो सेव हुआ होगा अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज, इसकी वैल्यू क्या है, 12। तो अभी तो हम डिस्प्ले कराएंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन ध्यान से देखिए, पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज,
तो क्या पर्सन के अंदर, स्मॉल वाले पर्सन के अंदर अभी तक क्या अंडरस्कोर एज है? नहीं है। पर्सन के अंदर क्या है? अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज, ये नेम है। बट क्या डायरेक्टली अंडरस्कोर नेम है? नहीं भाई, है ही नहीं। तो इसलिए ये क्या करेगा, इसके अंदर एक नया नेम क्रिएट कर देगा। मैं सेकंड लास्ट लाइन की बात कर रहा हूं। इसके अंदर हमेशा एक नया नेम क्रिएट कर, मतलब एक नया नेम क्रिएट कर देगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? 24। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है असाइनमेंट हमेशा उसी स्कोप में डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो क्या पर्सन के अंदर अंडरस्कोर एज था? इस सेकंड लास्ट लाइन से पहले नहीं था। तो क्या करा, पर्सन के अंदर उसने अंडरस्कोर एज नाम ही बना दिया, और उसकी वैल्यू क्या कर दी? 24। अब लाइन नंबर जो लास्ट है उसको ध्यान से देखिए, लाइन नंबर नहीं, जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखिए। पर्सन डॉट डिस्प्ले, तो पर्सन के अंदर डिस्प्ले, तो पर्सन के अंदर तो डिस्प्ले है नहीं, बट क्लास के अंदर डिस्प्ले है, तो यहां आ जाएगा। उसने क्या पास कर दिया? सेल्फ। तो सेल्फ मतलब अभी यहां है। तो क्या सेल्फ के अंदर नेम है? हाँ भाई, सेल्फ के अंदर नेम है। क्या प्रिंट कर देगा? क्विक फॉक्स। क्या सेल्फ के अंदर हम देख किसको रहे? अंडरस्कोर एज को। तो आप ये ना समझिएगा अंडरस्कोर एज 24 कर देगा। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरप्रेटर इसको कॉल करेगा तो क्या किस तरीके से कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा कि हम इसको देखना चाह रहे हैं अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज करके। तो ऑल्दो उस वाले नेम का नेम आपको मिल गया, बट क्योंकि नेम मैंगलिंग इन्वॉल्व होती है, तो जहां भी आपने अंडरस्कोर एज से ढूंढने की कोशिश करी, तो एक्चुअल में वो क्या सर्च कर रहा है? एक्चुअल में वो यही सर्च कर रहा, और जब यही सर्च करेगा तो आपका आंसर फिर से क्या दे देगा? 12, नॉट दी 24। तो अगर 24 को प्रिंट करना है तो पूछेंगे सर कैसे करिए? तो भाई डायरेक्टली आप इस तरीके से कर दीजिए कि पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज, हम बाहर से डायरेक्टली उसको एक्सेस करके प्रिंट करा सकते हैं। बट जब भी क्लास के अंदर से अंडरस्कोर एज आपने यूज किया है, तो हमेशा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, एक ये ट्रायल बन गया होगा, एक ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। इस लाइन में, लाइन नंबर 11 में हम आ गए, एक ट्रायल का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसमें देखिए वैल्यू हमने क्या रखी है? अंडरस्कोर ऑफसेट। तो यहां किस नाम से सेव होगी? वो सेव होगी अंडरस्कोर ट्रायल अंडरस्कोर ऑफसेट, ये नेम आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। और इसकी वैल्यू क्या कर दी आपने? इसकी वैल्यू कर दी 20। इसके बाद इस लाइन में, लाइन नंबर 12 में आ जाएंगे। अब हमने क्या किया है, तो इसके अंदर एक अंडरस्कोर ऑफसेट बन जाएगा, जिसकी की वैल्यू क्या होगी? 40। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाहर से एक्सेस करेंगे तो नेम मैंगलिंग नहीं होगी, वो उस वाले नेम को सर्च नहीं करेगा, बट क्लास के अंदर से हमेशा जो उसका मैंगल्ड नेम है या चेंज नेम है उसको एक्सेस करने का प्रयास करेगा। अब ट्रायल डॉट अंडरस्कोर ऑफसेट, तो भाई ट्रायल के अंदर जो ट्रायल का है, स्मॉल ट्रायल ये है, तो जो ट्रायल के अंदर ऑफसेट है उसकी वैल्यू देखिए क्या है? उसकी वैल्यू तो 40 है। तो ये जो लाइन है ये क्या प्रिंट कर देगी? 40। जो ट्रायल के अंदर गेट ऑफसेट है, तो गेट से जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ देखिए क्लास के अंदर आ गए, तो मैंगलिंग वाला जो नेम है वो देगा, क्या दे देगा? 20। अब हमने अपडेट कर दिया, तो क्लास के अंदर जाके कौन वाला अपडेट होगा? जब क्लास के अंदर जाएगा तो जो एक्चुअल नेम था क्लास का, ट्रायल अंडरस्कोर ऑफसेट, ये वाला अपडेट हो जाएगा। तो ये वाला अपडेट होकर हमने इसकी वैल्यू क्या दे दी? 80। अभी हमने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ द गेटर एंड सेटर वही वैल्यू अपडेट होती है, तो अपडेट कर दी। अब इसके बाद फिर से पूछा है, तो क्या अंडरस्कोर ऑफसेट की वैल्यू हमने चेंज करी है? नहीं, ये तो अभी भी 40 है। और जो मांगल्ड वाला नेम था, क्या उसकी वैल्यू चेंज हो गई? हाँ चेंज हो गई, अभी हमने देखा था गेटर और सेटर की। तो ये ऑप्शन देखिए यही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए इनहेरिटेंस में अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई मेंबर सर्च करना होता था, तो अभी तक हमने इनहेरिटेंस यूज नहीं किया था। तो क्या हो रहा था, हम बस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में देख रहे थे, और उसके बाद नहीं मिल रहा था तो हम कहां देख रहे थे? क्लास वाले में। अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस में हम लोग पेरेंट और चाइल्ड क्लास का कुछ सिनेरियो बनाएंगे, और वो अगर चाइल्ड वाले क्लास में नहीं मिलेगी तो हम पेरेंट में जाएंगे, अगर वहां नहीं मिला तो अगर उसका कोई पेरेंट है तो हम वहां जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस यूज क्यों करते हैं? रीयूजिबिलिटी। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था कि पर्सन है और हमने उसके दो क्लास, एक पर्सन क्लास है और दो क्लासेस हम लोग और बना रहे हैं, स्टूडेंट एंड टीचर। तो क्या स्टूडेंट इज ए पर्सन? हाँ भाई स्टूडेंट भी पर्सन है। ठीक है, या कार इज ए व्हीकल? हाँ है। तो कभी जो ऊपर वाली क्लास की चीजें हैं वो आपको डायरेक्टली यूज करनी है विदाउट रीडिफाइनिंग, तो वहां हम लोग क्या बोलेंगे? रीयूजिबिलिटी के लिए वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस।
ठीक है। अब देखिए इनहेरिटेंस इसमें करते कैसे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल होता है ये। जैसे अभी तक हमने क्या लिखी, क्लास ए, यहां मान लीजिए लिख दीजिए पास, और मुझे एक इसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी है। तो चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है क्लास बी और इसमें हमने ए पास कर दिया, ठीक है। ये तो इसका मतलब जो बी है वो चाइल्ड क्लास हो जाएगी, जो ए है वो पेरेंट क्लास हो जाएगी। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, जो बी है वो सब क्लास है, जो ए है वो पेरेंट क्लास है। तो अब इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या आ जाएंगी चीजें, कि मान लीजिए मैंने क्लास बी का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्या होगा, सबसे पहले वो जो क्लास बी का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट था उसमें चेक करेगा वो पर्टिकुलर नेम। मान लीजिए मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, इसके बाद प्रिंट बी डॉट वेर, मैं वेर करना चाह रहा हूं प्रिंट। देखिए क्या होगा, सबसे पहले वो यहां देखेगा, यहां नहीं मिलेगा, जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट होगा, जो क्लास ऑब्जेक्ट होगा वहां देखेगा क्लास बी वाले में। अगर वहां भी नहीं मिला तो वो कहां जाएगा, ए के पास जाएगा और फिर देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।